नमस्ते भाऊ, आई होप सबका बढ़िया चल रहा होगा। आप लोग पेपर दिए होंगे और जो पेपर नहीं दिए होंगे यार, आई विल सजेस्ट कि पेपर दो यार, पेपर दो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें पता है 25 लाख से ज़्यादा कम फॉर्म भरे जा चुके हैं, सीट्स बहुत कम है, कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका होगा। इसीलिए हमें चाहिए कि प्रैक्टिस जितना कर सकते हो करो, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई विल सजेस्ट कि प्रैक्टिस करो, भर भर के क्वेश्चंस करो, और जो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो यार, एटलीस्ट जो भी मैं अपलोड करूं आज से मैं ध्यान रखूंगा कि डेली एक सेक्शन का, मतलब कोई क्वेश्चन पेपर का 50 क्वेश्चन जो है एनालाइज कर करके अपलोड कर दूं। देखो 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने में 15 से 20 मिनट बायो में लगते हैं, 15 मिनट काफ़ी है, 15 मिनट सफिशिएंट है। बट तुम्हें समझना होगा कि जब एनालाइज करते हैं ना तो एनालिसिस करने में टाइम लगनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनालिसिस का मतलब वो नहीं होता उठाए क्वेश्चन, जो सही किए उसको सही कर दो, जो गलत किए उसको देख लो क्या गलती किए, वो नहीं है बेटा। एनालिसिस मतलब होता है प्रॉपर चेक करना कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये भी चेक करना कि उस टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर जो वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को पूरे पढ़ जाना, रिवाइज कर लेना, ये होता है पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस मतलब जब वो क्वेश्चन आया, जैसे कि अभी अपन बॉटनी में करवाए थे, एसिड और साइक्लोस्पोरिन या स्टैटिन वगैरह, इस पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर जो एक पॉइंट है तो उस एक पॉइंट अगर जो कोई क्वेश्चन में पूछा गया, हमें चाहिए कि पूरे पॉइंट की हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। रिवीजन का बेस्ट तरीका यही है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, रिवीजन का बेस्ट तरीका यही है। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस जितना लगाना है लगाओ, भर भर के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चंस लगाने के बाद एनालिसिस परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, जो कि एनालिसिस करवाता ही नहीं है यार। दो चीज जो है ना, इंस्टीट्यूट लोग बर्बाद करके रख दिया, मेंटर और पेपर एनालिसिस। भाई मेंटर्स के नाम पर क्या हो रहा है सबको पता है, और पेपर एनालिसिस के नाम पर क्या हो रहा है सबको पता है। नो डाउट उन लोगों के पास भी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए तो जो प्रीवियस होते हैं वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ताकि न्यू वाले जो है वहाँ पर इवॉल्व हो सके, न्यू वाले जो आ सके। इसीलिए एक इंस्टीट्यूट खत्म होता नई इंस्टीट्यूट आती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमियों को हटाता नहीं है। आज नोकिया चला गया, दूसरे कंपनी आया, उसी तरह से पहले बंसल क्लासेस था, खत्म हो गया, नया आया, फिर ये भी खत्म होगा, नया आएगा। क्योंकि अपने लिए जो है खुद के लिए सुटेबल अनफिट बना देता है इन्वायरमेंट, खुद के लिए इन्वायरमेंट जो है अनफिट बना देता है या अनसुटेबल बना देता है, जिससे की वजह से न्यू स्पीशीज का इवॉल्व होता है। सेम टू सेम है। चलो जो भी है, जैसे भी है, अब तो हमें जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी सिचुएशंस है, जितने भी टाइम है, इतना ही में तो करना है। तो इसीलिए ध्यान रखो, पेपर्स लगाओ भाई, पेपर्स लगाओ, जितना लगा सकते लगाओ, और क्वेश्चंस करो। चलो बहुत ज्ञान दे दिए। क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ बेस्ट एक और तरीका है जो मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, एनालिसिस करो। नहीं कर सकते तो यार 2 बजे 2 PM पर डेली आकर के फिर मैं वीडियो प्रीमियर कर दूंगा, उसको प्रीमियर देख लो भाई। तुम्हें उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आसपास का सब करवा दूंगा। जो न्यू है यार, टेलीग्राम पे @RSY The Legend रैपिड रिवीजन लिखो, आ जाएगा, कोई गैप नहीं देना है, उसको ज्वाइन कर लो। एक और है बैकअप है ये, और SRG फॉर टॉपर्स, ये बैकअप के लिए, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन क्रिएट हो गए यार, क्या बोलूँ अब, आपस में बहुत सारे चैनल उड़ा चुके हैं। तो आई विल सजेस्ट कि बैकअप भी ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि बैकअप नहीं, उधर नहीं ज्वाइन करवाते, लेकिन आज से शुरू कर दिया। आज मालूम है, सिचुएशंस बताऊँ, मेहनत किसको बोलते हैं। कभी लगता होगा ना कि मेहनत किसको बोलते हैं, सोया नहीं हूँ, क्विज लेना था, रात का डिनर भी साफ कर दिया, खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही सेक पिया रात को, और अभी तक क्वेश्चंस बना रहा हूँ। क्वेश्चंस बनाया, एक जूलॉजी का बॉटनी का पेपर एनालिसिस भी किया, और अब जूलॉजी का कर रहा हूँ। 4:40 हो चुका है, वीडियो एडिटिंग भी कर दिया था, रेंडरिंग में भी हो चुका है, अब अपलोडिंग में भी चला जा चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जूलॉजी का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया हूँ। फिर भी वो एनर्जी नहीं कमा है, आप फील कर सकते हो, वो एनर्जी तनिक भी नहीं कमा है। क्योंकि जो जिद्द और जुनून होता है ना कुछ घर गुजरने का, वो खाने से नहीं मिलता, वो आग तुम्हारे अंदर जलना चाहिए। बेस्ट यही है
अगर जो वो आग नहीं जल रहा है तो यार मुश्किल है चीज़ें। मैं जब रिवीजन सीरीज करवा रहा था फिजिक्स का, टाइम नहीं मिला इसलिए सस्पेंड करना पड़ा। उस वक्त का अगर जो मैं जो वीडियो कैप्चर किया था आफ्टर टेकिंग क्लास, 3 से 3.5 घंटे क्लास कंटिन्यू लेते थे, 1:30 बजे तक, 1 बजे तक। उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता था ना भाई, उसका रिकॉर्डिंग किया था मैं। वो फ़ोन भूल चुका है इसीलिए रिकॉर्डिंग खत्म हो गया। मैं बता नहीं सकता हूँ इस लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला था और मिलता था, लेकिन वही बात है ना कि टाइम नहीं मिली, टाइम की वजह से वहाँ उस चीज़ को सस्पेंड किया। फिर भी क्विज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं डेली पहले ही सब चीज़ ख़त्म कर देता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए वो सब टाइम हटा देता हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी होता है, मेरे लिए मतलब मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, और इधर का टाइम में लगाता हूँ। चलो जो भी है समझो, स्थिति को समझो। ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना हार्ड लेवल का करो स्ट्रगल, यार कुछ तो कर लो। चलो जो भी है, देख रहे हो उस एनर्जी को, फील कर रहे होगे। नहीं फील कर रहे होगे तो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स को जगाओ। यार किस लेवल का एनर्जी अभी भी इस पर्सन के पास है। 2 दिन कंटिन्यूअसली डिनर सिर्फ कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था ना, अब मिल ही नहीं रहा। फिर भी 4:40 हो चुका है, अभी भी वही जोश के साथ फिर से पूरा एक जूलॉजी का एनालिसिस करूँगा। एक पेपर का एनालिसिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस 1.5 घंटे लग जाते हैं, देख लो उसके अनुसार से। चलो जो भी है, बस यही बोलेंगे कि अपने लिए करो यार, अपने लिए सेल्फिश बन जाओ, करो कुछ और इसको ज्वाइन कर लो। मेरा यही आपसे उम्मीद है बस। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, और मैं बता दूं ये कौन क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर है 10। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज फाउंड इन, ये सबको पता रहता है, ये टॉर्पिडो। विच स्ट्रक्चर इज कॉमन इन एस्कीडिया एंड एम्फियोक्सस, इस चीज़ को सुनो। देखो, एस्कीडिया की बात करें, एस्कीडिया जो भी बोलना है बोल दो यार। एम्फियोक्सस, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा बट बोलूँगा पूरा। ये यूरोकॉर्डेटा का है और ये सेफेलोकॉर्डेटा का। दोनों में एक चीज़ कॉमन हमें मिलता है कि फायरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। टू चैम्बर्ड हट, ये कहाँ से आ जाएगा, वेंट्रल नर्व कोडी भी नहीं है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो हो ही नहीं सकता। आएगा इस पे क्वेश्चन। देखो मैं क्यों बोलता हूँ कि पेपर एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग करो, तुम्हें पता चलेगा। देखो ना, आ रहा ना ब्लड, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देखना आगे भी आएगा ये क्वेश्चन। मतलब जब कोई भी फैकल्टी क्वेश्चन बनाता है ना, तो ये सोचकर नहीं बनाता है कि ये क्वेश्चन से केवल एक ही पॉइंट टच हो। जब टेस्ट पेपर में कोई भी फैकल्टी, एक अच्छा फैकल्टी जो है पेपर बनाता है ना, तो ये सोचता है ना कि जब बच्चा पेपर एनालिसिस करे ना तो उसको पूरे टॉपिक दिमाग में चमक जाए। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हें एनिमल डायवर्सिटी का पूरे अच्छे से देखना। चलो आगे आते जाएगा, उसको हम अच्छे तरीके से करते जाएंगे। मेरे वादा है कि जो भी मैं जिस तरीके से पेपर एनालिसिस करवा रहा हूँ ना, शायद ही कोई करवाया होगा। मैं खुल के बोलता हूँ, ओपन चैलेंज है। मैं अपने इस बात पे प्राउड फील करता हूँ यार, कि जो तरीके सीखा हूँ शायद ही किसी के पास होगा। चलो जो भी है, और इस बात पे प्राउड फील करते हैं, बट घमंड कभी नहीं है। फैकल्टी लोग जो है घमंड करते हैं यार, क्या कहूँ। नॉलेज दो, अच्छा रहा जाता है, कुछ कुछ फैकल्टी कोटा में होते हैं। नो डाउट बेस्ट फैकल्टी जो है ना, जिसका तुम नाम सुनते हो, वो घमंड नहीं, एकदम नॉर्मल से प्यार से पढ़ाते हैं। कभी भी वो अपने नॉलेज को दिखावा नहीं करते हैं, बट क्या किया जाए, अधकल गगरी छल कर जाए। चलो जो भी है, भाई बोल रहा, इसीलिए हमें इनिशियल लेवल पे कुछ बताते हैं ताकि आप लोग का दिमाग खुले, इस माया जाल से निकलो और सही दुनिया में आओ। पेपर एनालिसिस जरूरी है। अगर जो आप पेपर दे करके आते हो, पेपर ऑपरेशन करो। और किस तरीके से करना है यार, एक बेस्ट तरीका जो बोलो ना, मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से करो। देखो कैसे करते जाते हैं। 153 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो पिनाटुला, ये क्या है? पिनाटुला मतलब सीपेन, सिलेंट्रेट है। तो सिलेंट्रेट को पकड़ो, इसका दूसरा नाम भी जान दो, सीपेन। पास है पिनाटुला, पीछे पेन। सिलेंट्रेटा जब पकड़ेंगे तो उसमें हमें क्या दिखेगा? कैलकेरियस स्पेक्यूल्स होते हैं यार, स्पेक्यूल्स। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बहुत होता है। डाइजेशन की बात करें यार, थोड़ा सा इसको कम करें, कैसा? एक्स्ट्रा एंड इंट्रा।
ये देखो सही हो गया, कैल्केरियस स्केलेटन, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, हाइड्रा। हाँ, तो इन लोग का ओपनिंग जो होते हैं ना, माउथ का ओपनिंग, जहां पे उसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। अब देखो तो खत्म हो गया पूरा। अब इतना आने के बाद हाइपोस्टोम, अस्टोन मत समझना, अस्टोम, इतना आने के बाद एक चीज और आ गया, लो पोलिप मेडुसा। इस पर भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। देखो समझो, पोलिप मेडुसा का कन्वर्जन देखो, ये पोलिप है, ये मेडुसा। मेडुसा को तरीके में हुई है, मैं बता रहा हूँ ना, तरीके देखो ना कितना मजा आता है। मेडुसा ऐसे बना लो, मतलब अम्ब्रेला शेप, सिंपल सा है, याद ही नहीं, रटना ही नहीं है यार। पोलिप को थोड़ा सा हम जानते हैं ऐसे होता है, तो इसको ऐसे कर लो। यहाँ पर देखो ये दो तरीके दिखता है हमें, देखते रहना कैसे। अम्ब्रेला शेप है, इस अगर जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हुए होते ना, तो हमें तुम्हें पूरा डिटेल बता दे पोलिप मेडुसा के बीच का डिफरेंस, और सब यही चीज़ जैसे अभी बनाए ना स्ट्रक्चर, सब इसी से। देखो हम अभी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते, तो ये जो है ना, ये बन देखना अच्छा से, ये बन रहा होता, उल्टा ही है ये, मतलब ये सेक्सुअल करेगा बेटा, ये मेडुसा, ये देख यहाँ से जोड़ दो, ये सारा ना, मतलब ये सेक्सुअल करेगा। कहने का मतलब ये कि सेक्सुअल कर करके ये पोलिप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एसेक्सुअल करके मेडुसा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका एग्जांपल कौन कौन है? ओबेलिया एंड फैसिलिया। चलो देख रहे हो तरीके। मैं यहाँ पे अगर जो ये एम और ए से पूरा निकाल देते हैं, इसी स्ट्रक्चर जो डायग्राम अभी तुम्हें बनाए हैं, अब यहाँ से आप बोलो तो कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट छूटा? कभी नहीं छूटेगा। ये भी सही, ये भी सही। क्या बोल रहा है? विच इज नॉट करेक्ट। अरे यार, विच इज नॉट करेक्ट, तो इस चीज़ को देखेंगे। हाँ, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट देखो। अब ये पोलिप मेडुसा का, रुको रुको, इसको मिला मैच करते हैं। देखो तो हम क्या बोले थे, बोले क्या पोलिप जो है एसेक्सुअल कर करके मेडुसा में बदलेगा। यहाँ बोल रहा है ओबेलिया पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली। क्या करा? पोलिप जो है मेडुसा बनाता है, पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा, मतलब पोलिप मेडुसा बनाता है सेक्सुअली। अरे नहीं यार, हम अभी तो बोल के आए हैं कि पोलिप जो है एसेक्सुअल करेगा, बस कट गया। नेक्स्ट देखते हो, बोन्स एंड कार्टिलेज आर एग्जांपल ऑफ, हमें पता होना चाहिए जब भी आए। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन है? स्पेशलाइज जो है दो तरह, स्केलेटल, स्केलेटल और फ्लूइड या वस्कुलर, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में बात करें तो बोन एंड कार्टिलेज, ऐसे ही होता है एकदम। जब भी क्वेश्चंस करो ऐसे ही करो, एनालिसिस की बात करो। बोन की बात करेंगे, पॉइंट दे दो, 2 पॉइंट, सॉलिड एंड प्लायबल, और सॉरी सॉलिड एंड नॉन प्लायबल। टंग स्लिपिंग याद रखना इस चीज़ को, थोड़ा सा कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना भाई। कार्टिलेज की बात करेंगे तो ये सॉलिड है बट प्लायबल है। देखो फ्लूइड वाले, फ्लूइड में 2 चीज़ आता है, ब्लड एंड लिफ। अब बता दो, ये बोल रहा है ना ब्लड एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज आर एग्जांपल ऑफ, खट से निकल गया ना, रेगुलर कनेक्टिव। हमें चाहिए होता यहाँ पर, अगर जो पूरा डिस्कशन, पूरा डेंस रेगुलर का भी नोट्स पढ़ेंगे, डेंस इरेगुलर का भी पढ़ेंगे, एरियोलर का भी पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ लेंगे, जो भी ऑप्शन में आ रहा है सबको खत्म करो। ये होता है बेस्ट तरीका पेपर एनालिसिस का। चलो इसको अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 में, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन। देखो हम तुरंत में क्या करेंगे, नेफ्रॉन बनाएंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम करते हैं। पतला होगा यार, प्लीज डायग्राम मेरे से उम्मीद मत करना, यहाँ से मोटा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बताएंगे इसीलिए हम ऐसे बना रहे हैं। चलो देखो चीज़ें समझो, देखो इस चीज़ को, एक चीज़ याद रख लो कहीं पर भी, क्यूबॉइडल जब भी आया ना, क्यूबॉइडल थिक पार्ट में होगा। जहाँ भी तुम्हें थिक दिख जाए, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और को मत समझ लेना। जहाँ भी तुम्हें थिक दिख जाए, जैसे बोल दे थिक पार्ट ऑफ लूपा पेन ले, थिन पार्ट ऑफ लूपा पेन ले, थिन बोले सिंपल स्क्वामस डालो, तो यहाँ से इस चीज़ को लिख लो, थिक बोले तो क्यूबॉइडल डालना है, और थिन बोले तो स्क्वामस डालना है यार। ये 2 पॉइंट याद रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हम जानते हैं बोमेंस कैप्सूल में पोडोसाइट बनाने के लिए कौन होगा, तो स्क्वामस होगा, क्योंकि सिंगल लेयर्ड सेल के लिए जरूरी है यहाँ पर। तो बोमेंस कैप्सूल यहाँ पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पोडोसाइट बनाता है। फिर जब नेक पे आएंगे तो इस चीज़ को समझो, ये नेक पे आएंगे ना, तो हमें बोल रहे हैं हर एक जगह दे दो क्यूबॉइडल को ही,
कुबाइडल आएगा। एक चीज़ और, जब नेक गर्दन है ना यहाँ, तो गर्दन पे क्या आएगा? सिलिया आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी मटेरियल है ना उसको आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। हम लोग का भी गर्दन गले में क्या है? सिलिया है, सिलिया है। क्यों? क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल है ना ऊपर करते रहे, मतलब टुवर्ड्स द फेरिंग्स लाइन। इसीलिए यहाँ पर जो है नेक में सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम प्लस सिलिया आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम प्लस सिलिया। नेक्स्ट पॉइंट है, एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, जहाँ भी थिन बोल दे ना, थिन कोई चीज़ का बोल दे, लूप ऑफ हेनले, थिन का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, थिक बोल दे सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम। और एक चीज़ जान लो, यहाँ भी कुबाइडल ही होगा। ये नेक की बात किया हूँ, अब पीसीटी रुको यार, कंफ्यूज मत हो जाना कोई, क्योंकि नेक यहाँ है छोटा सा। अब पीसीटी बना रहा हूँ, रुको, पीसीटी अब 1, तो पीसीटी में क्या होगा? कुबाइडल होगा, ठीक है। और कैसा कुबाइडल होगा? तो यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करवाना है ना, तो एक चीज़ कुबाइडल के साथ साथ एक चीज़ और आ जाता है जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्योंकि माइक्रोविलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना, सरफेस एरिया बढ़ाना ताकि रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। सरफेस एरिया बढ़ाया, रीएब्जॉर्प्शन खट से ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है पीसीटी में, मैं बात कर रहा हूँ पीसीटी का, पीसीटी में क्या आया? सिंपल कुबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम प्लस ब्रश बॉर्डर वाला। ब्रश बॉर्डर मतलब कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और बाकी सारे जगह में फिर से बोल दिया, एक ट्रिक अपना लो, जितना भी थिक पार्ट का बोले सब पे डाल दो क्या? कुबाइडल। थिन पार्ट बोले स्क्वामस, जहाँ भी देना है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब में जहाँ भी वर्ड बोले ना, वर्ड पे ध्यान दो, थिन बोले स्क्वामस, थिक बोले कुबाइडल, बाकी सब जगह कुबाइडल, जहाँ भी चेकना चल कुबाइडल कुबाइडल कुबाइडल, इस चीज़ को ध्यान रखो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन गया यहाँ, ब्रश बॉर्डर्ड कुबाइडल सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम कहाँ होगा? खट से देख लेंगे, पीसीटी 156 देखो। चलो इसको, ये तरीका है बेस्ट है एनालिसिस का। जब भी पेपर घर पे आकर सॉल्व करो ना, ऐसे ही करो। 155 देख लिया ना, 155 का 156 का देखो। ओपन, अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात है। अभी देख बोले थे ना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वर्ड आया था, फिर से वही करो, सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे ही आए हम दो पार्ट में बांट देंगे, ओपन एंड क्लोज्ड। देखो समझो, ओपन में क्या होगा? किसमें किसमें ओपन होगा? ओपन मतलब, ओपन का मतलब ये होता है कि ब्लड जो पंप होगा हार्ट के द्वारा, वो डायरेक्ट वॉश कर देगा ऑर्गन को। मतलब आदमी को बिठा दो और ऊपर से पानी डाल दो। जो होली में पानी डालते हैं ना, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, घर से ले जाओ पाइप पे, ये पीछे इधर 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 ले जा करके नल से ले जाओ, नल से, और फिर नहाते भी है ना, जब नहा रहे होते हैं ना, तो वो क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब एक पाथवे में लेके जाना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली बात कर दिया जाता है ओपन स्पेस में, या फिर ओपन स्पेस में ब्लड दे दिया जाता है, तो ओपन करने मतलब हो गया। इसका एग्जांपल देखो, आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, पढ़े होगे, याद करो, रिकॉल करते रहना। फिर एक और याद रखो, मोलस्का, और लोअर कॉर्डेट की बात हो जाती है यहाँ पर। क्लोज की बात करें, याद रखना है हमेशा हमेशा एनेलिडा। अरे एनेलिडा में अर्थवम पढ़े होगे, कितना अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम उसका है दिया हुआ है एकदम। और मोलस्का का एक और याद रखना, एक्सेप्शन है ये, सेफेलोपोडा। पूरे मोलस्का मत देना, केवल सेफेलोपोडा की बात हो रही है। ये इसको लिखता हूँ इधर ताकि कंफ्यूज मत हो। सेफेलोपोडा ये क्या है? एक मोलस्का और एक कॉर्डेटा तो है। अब बोलो तो कोई क्वेश्चन तुम्हें छूटेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डायरेक्टली बात करें, कौन है? 156 थर्ड, मतलब आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। एक्सेप्शन वाला मत लेना, क्योंकि ये सेफेलोपोड के लिए केवल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेफेलोपोड का आता है, एक बार पेपर पे सेट हुआ था तो हाँ आया था। चलो नेक्स्ट में देखते हैं, ये 157। अब हार्ट की बात हो, तो जब भी हार्ट की बात हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने हाथ पे हार्ट बना लो, मतलब लेफ्ट राइट ये सब चीज़, ताकि बहुत बेस्ट बनता है। अभी आप मेरे पास रहते तो फील करा देते, पास नहीं हो तो हम पेपर पे बनाएंगे यार। चलो देखो, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हार्ट ये ऑरिकल होता है, तुम्हें पता है, ये वेंट्रिकल होता है, पता है। वेंट्रिकल को ब्लड जो है पूरे ऑर्गन तक पंप करना है, इसीलिए उसका मस्कुलेचर ज़्यादा होता है। और यहाँ तक कि ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा थिक जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ये होगा। उसके बाद जो है ये होगा, क्योंकि ब्लड पंप सबसे ज़्यादा कहाँ कर रहा है? कौन कर रहा है? पूरे होल बॉडी में कौन कर रहा है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल तो कर रहा है। चलो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। फिर ऐसे नोड कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। ये भी नोड कहाँ होता है? ये भी नोड यहाँ होता है। इस चीज़ को अब इतना देखते हुए, ऐसे नोड जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसीलिए उसको पेसमेकर बोलते हैं। देख लो
हर एक जगह देख लो, इतना देखने के बाद आप क्वेश्चन करो ना भाई। इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल, यस कार्डियक मसल से बना होता है। वेंट्रिकल वॉल्स आर मच थिकर देन द आर्टेरियल वॉल, ये भी सही है। ऐसे नोड इज प्रेजेंट इन, देखो लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम कहाँ है बट लेफ्ट में नहीं है यार, ये राइट में है, राइट एट्रियम के राइट में है, ये आंसर गलत हो गया, लेफ्ट में, सॉरी हाँ ये लेफ्ट अपर कॉर्नर नहीं, राइट अपर कॉर्नर। ये भी नोड इज प्रेजेंट इन, देखो ये भी नोड ये था, लिखो ऐसे, तो ये भी नोड कहाँ पर है, राइट एट्रियम के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे, सॉरी ये भी नोड इज प्रेजेंट राइट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यार ये भी गलत है, लेफ्ट कॉर्नर है ना, लेफ्ट कॉर्नर है ना, लेफ्ट लोअर कॉर्नर। इससे नोड का जनरेट मैक्सिमम, यस ये सही है। अब बोला क्या चीज़ करेक्ट कितना है, तो करेक्ट कितना है हमें देखो, ये करेक्ट ये करेक्ट ये करेक्ट, 3 करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 158 आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, अब देखो चीज़ें जस्ट फील किया करो, इंस्पिरेशन होगा, इंस्पिरेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा सब चीज़ खोद दो, एवरीथिंग दिमाग में चला दो, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हो रहा होगा तो क्या होगा चीज़ें समझो। ये मान लिया लंग्स है, ऐसे ही रफ बनाया हूँ, लंग्स में क्या होगा इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब अंदर जाना होगा, एयर का अंदर जाना, अंदर एयर कब होगा जब प्रेशर घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर घटेगी तभी तो अंदर आएगा, एयर घट जाएगा, जब तब क्या होगा एयर आएगा, एयर क्या होगा इंस्पिरेशन होगा। और अगर जो बात करें डायफ्राम की, तो डायफ्राम जो है ना ये इस शिफ्ट का होता है ना, ये नीचे जाएगा। अब देखो चीजें देख लो, मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, देखो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजिंग, इंस्पिरेशन कराना है, प्रेशर कम करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेगा, वॉल्यूम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वॉल्यूम जो है इंक्रीजिंग होगा, तो गलत होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजिंग गलत हो गया, प्रेशर बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा बाहर आ जाएगा ना, एक्सपीरेशन हो, डायफ्राम बिकम फ्लैट, यस डायफ्राम नीचे आती है, तो कितने बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो 158 का हमें नजर आया क्या, डायफ्राम बिकम फ्लैट, मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स नहीं होता यार। रिलैक्स कहने का मतलब क्या, कोई चीज़ रिलैक्स कब हो रहा होता है, चीज़ें समझो, जब वो अपना जो स्टेट है उसी को गेन करता है ना, उसको रिलैक्स बोलते हैं। तो ये तो और नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है तो थोड़ी रिलैक्स थोड़ी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। 158 का 4 नेक्स्ट आते हैं, फाइंड आउट द डिजीज। अब देखो जब डिजीज आए, रीनल कैल्कुलाई, यार इतना याद रखो, जब तुम डॉक्टर बनने वाले हो तभी कैल्कुलाई कहने का मतलब क्या है, स्टोन से रिलेटेड है। आइटिस कहने का मतलब क्या है, इन्फेक्शन से रिलेटेड है। गाउट यूरिक एसिड से रिलेटेड है। टेटनी कैल्शियम से रिलेटेड है। अरे यार डायरेक्ट यहाँ पकड़ लो, क्रिस्टलाइज सॉल्ट किडनी में बन रहा है, ये का स्टोन है रीनल कैल्कुलाई। 160 159 का 2 160 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड करेक्ट वन। देखो इस चीज़ को समझो, हम पूरे एक एक चीज़ समझेंगे इस चीज़ को। देखो ये बोल रहा है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्सेस, सोमैटिक इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल, ये बात तो सही है, सीएनएस से स्केलेटल लाता है सोमैटिक। अब चीज़ें समझो, मोटर की बात हो रहा ना, सेंसरी जो है वो ऑर्गन से कहाँ लग जाएगा, नर्वस सिस्टम तक, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोटर जो है ना क्या है, दो तरह के होता है, एक सोमैटिक मतलब कि सीएनएस से कहाँ लेके आता है ऑर्गन्स तक, एक ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक जो है कौन, स्मूथ मसल्स तक लाएगा या फिर कार्डियक मसल, और सोमैटिक जो क्या है स्केलेटल मसल्स तक लाएगा। कहाँ तक लेके आएगा, स्केलेटल, स्मूथ या कार्डियक बोलते हैं। अब देखो मतलब इनवॉलंटरी ऑर्गन, इसको लिख दो, सिंपल सी बात है। अब देखो एक चीज़ और, इतना लेने के बाद हम एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी चीज़ जानते हैं। फिर इतना समझने के बाद और नेक्स्ट पॉइंट अगर जो कुछ है तो इस चीज़ को अब देख लेते हैं क्या है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले, ये तो सही हो गया। दूसरा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्सेस फ्रॉम, सोमैटिक की बोल रहा है, इम्पल्सेस कहाँ, फ्रॉम इनवॉलंटरी टू सीएनएस, इनवॉलंटरी टू सीएनएस नहीं, सोमैटिक का काम इनवॉलंटरी टू सीएनएस, सोमैटिक का काम नहीं। एएनएस जो है रिले फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलंटरी मसल, ऑटोनोमिक का काम ही है वो, सीएनएस से कहाँ लाएगा, इनवॉलंटरी तक लाएगा, लेके आ रहा है मोटर में है ना ऑटोनोमिक, उसका सीएनएस जो है से इनवॉलंटरी लेकर आएगा, सही है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिवीजन ऑफ एएनएस, एकदम खट से है। तो यहाँ पर से देखो क्या बोला कि फाइंड आउट, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट को खट से निकाल, सेकंड ऑप्शन 160 का। नेक्स्ट देखते हैं।
विच वन इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, कौन जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना होगा। चीज़ें देखो, हम जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, पकड़ो एड्रिनल ग्लैंड क्या है। एड्रिनल ग्लैंड क्या काम, दो हार्मोन लेते, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या काम क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सबका नहीं करा देता है बेटा, याद रखना, कोरोनरी आर्टरी को छोड़ करके, क्योंकि ये खत्म तो फिर हम लोग खत्म। दूसरा क्या, इमरजेंसी हार्मोन, ये है इमरजेंसी हार्मोन। जब इमरजेंसी तो हमें पता है 3F, फाइट, फ्लाइट और एक और होता है यार 3F, फाइट, फ्लाइट, एक और वर्ड होता है जो याद नहीं आ रहा। तो मतलब 3F वाला ये है। फिर इतना लेने के बाद, इतना समझने के बाद अब खत्म कर दो, कौन हो जाएगा ये एड्रेनलिन। इमरजेंसी के सिचुएशन में ही तो काम आता। फ्लाइट, फाइट वर्ड ही नहीं याद, मतलब 3F है। 162 देखो, इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकली करेक्ट। अब देखो इस चीज़ को जैसी रहा है तो तुम्हें खट से पूरा स्टर्नम देख लो, फिर दिमाग लगा लो क्या ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें ये खट पूरा निकालो दो। ये स्टर्नम है मान लीजिए, स्टर्नम से क्या जुड़ेगा, ये वर्टिब्रल कॉलम। देखो स्टर्नम से 1 से 7 जो है ना, 1 to 7 जो है ना डायरेक्टली जुड़ जाता है, ट्रू रिप्स कहलाता है। और 7 के बाद जो जुड़ता है ना, 7th से, ये 7th मान लिया 7th से जो 8, 9, सॉरी देखो कैसे हो जाता है, 8, 9, 10, ये जो है ना वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहलाता है। 1 to 7 जो है ट्रू रिप्स कहलाया, और ये वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, और 2 रिप्स और होते हैं 11, 12 जो कि फ्लोटिंग रिप्स है, फ्लोटिंग है बस। तो अब देख लो यहाँ पर ट्रू रिप्स 3 पेयर हैं। अरे यार नहीं, 7 पेयर है। कितना है, 7 पेयर है, तो गलत हो गया ये। फ्लोटिंग रिप्स 2 पेयर है, फ्लोटिंग रिप्स हाँ 2 पेयर है, ये सही हो गया। थाई बोन मतलब फीमर की बात हो रहा है, ह्यूमरस नहीं फीमर होगा, गलत हो गया ये। कॉलर बोन, अरे कॉलर बोन क्लैविकल, तो गलत हो गया, ये 3 पेयर नहीं होता। तो अब क्या बोल रहा है, विच वन इज करेक्ट कौन है, ये हो गया फ्लोटिंग रिप्स 2 पेयर। नेक्स्ट देखते हैं अब, फिर आ गया वही बात, यहाँ पर जॉइंट्स की बात हो तो देखो चीज़ों को समझा करो एकदम, हर एक चीज़ को समझोगे ना। और इस 8, 9, 10 को फॉल्स रिप्स बोला जाता है, लिख देता हूँ यहाँ पर, भूल जाता हूँ यार, फॉल्स रिप्स। देखो 163 देखते हैं, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। देखो बॉडी बनाओ, और ये तुम्हारा पैर है, यहाँ पर पैर है ये यार, मेरे से डायग्राम उम्मीद मत करो भाई। यहाँ पे क्या होता है देखते हो, रजनीकांत एकदम पैर घुमा देता है, क्यों, अरे वो तूफान इसलिए ला देता है ना, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बेटा। अगर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं रहता ना तो पैर नहीं घुमा पाता। तो यहाँ पर क्या है, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये पाइवट जॉइंट होता है। करना क्या है यहाँ पर, करेक्ट, अच्छा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हिंज जॉइंट है, गलत हो गया, बॉल एंड सॉकेट होगा। पाइवट जॉइंट है, सही हो गया। कार्पल्स, अरे पहले सैडल जॉइंट हम देख लेते हैं, सैडल का। तो ये जो थंब है ना हमारा, मतलब थंब, तो इसीलिए मेटाकार्पल और कार्पल, किसका, थंब का। मेटाकार्पल एंड कार्पल के बीच कौन रहता है, सैडल जॉइंट रहता है। और बिटवीन कार्पल की बात करेंगे तो ग्लाइडिंग जॉइंट रहता है। बिटवीन कार्पल्स तो क्या रहता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। नहीं तो देखो ना, हाथ को दबाओ ना यार, ये दब जाता है। देखो हाथ, मतलब सॉरी कहने का मतलब, हम लोग अपने रिस्ट बोल रहे हैं यार, पंजे, मतलब मेटाकार्पल्स को देखो ना, दबा कर देखो ना, ये सामने तो हो नहीं कि फील करा रहे हैं, बट चलो समझ जाओ, फैकल्टी बताए होंगे तो पता ही होगा, सामने तो हो नहीं कि फील करा दे यार, क्या बोले, चलो जो भी है। तो यहाँ पर ये ग्लाइडिंग जॉइंट भी गलत हो गया, सैडल भी जॉइंट गलत हो गया। क्या पूछा था, करेक्ट ऑप्शन कौन है, ये हो गया, एटलस एंड एक्सिस। हाँ, ऊजेनेसिस, ये वाला भी अच्छे से देखो यार, हम तो अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि ऊजेनेसिस पर भर भर के क्वेश्चन आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पर भी भर भर के क्वेश्चन आता है। देखो
जब तुम फिटस में होगे, मतलब आई एम टॉकिंग फॉर द गर्ल्स, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कोई भी हो सकते हैं, तो oogenesis की बोल रहा हूँ। जब फिटस में होते हैं फीमेल, तो उसी टाइम से ओगोनिया बनना शुरू कर देता है यार। उसी टाइम कौन चीज शुरू हो गया था? मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म शुरू हो गया था। मल्टीप्लिकेशन, फिटस से फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई किया, फिर ग्रोथ होगा, थोड़ा इसको रहने दो, ग्रोथ होगा, बड़ा होगा ओगोनिया, 2 है ना अभी भी। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ग्रोथ फेज आएगा। ग्रोथ फेज आगे बढ़ने के बाद ये प्राइमरी oocyte बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है ये क्या होता है? अरेस्टेड हो जाता है इन प्रोफेज 1 ऑफ, इस चीज को अच्छा से लिखने दो, प्राइमरी oocyte ये क्या हो जाता है? अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 का कौन? डिप्लोटिन में। कब तक ऐसे रहेगा ये? कब तक रहेगा? जब तक उसका हार्मोन हाईजैक करना शुरू नहीं करेगा, मतलब पुबर्टी नहीं आएगा। पुबर्टी का भी बोलोगे ना तो इस पर घंटों लेक्चर देंगे, पुबर्टी जो है कैसे क्या होता नहीं होता, पिनियल से कैसे रेगुलेट होता है, तो मजा आ जाता है यार। इसीलिए बोले ना बायोलॉजी एक ऐसा चीज़ है ना जिसको तुम फील करने लगो ना शरीर को, क्या तबाही आ जाती है। चलो जो भी है, तो क्या हम बोल रहे थे यहाँ पर? अरेस्टेड इन डिप्लोटिन में अरेस्टेड हो जाता है, फिर पुबर्टी के बाद ये सब आगे बढ़ने लग जाता है, तो ये मैचुरेशन शुरू होता है यहाँ पर। मैचुरेशन में क्या होगा? फिर आफ्टर पुबर्टी ये सब आता है। आफ्टर पुबर्टी जो है ये ख़त्म हो जाता है, जो अरेस्टेड थे, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। तो कहने का मतलब ये है, नेक्स्ट वाला था oogenesis रन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कौन था, कौन वाला है? तो मैचुरेशन फेज चलता है। देखो ये चीज़ अब नेक्स्ट वाला, ये इस चीज़ को भी अच्छे से देखते हैं। हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें फीमेल का, तो ये मॉन्स पीबिस का होता है, यहाँ पर लैबिया मेजोरा होता है। यार मेरे डायग्राम पे मत जाना प्लीज। लैबिया मेजोरा होता है, और एक 2 पेयर्ड जो होता है फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होता है, उसको माइनोरा बोलते हैं। और जहाँ पे मिलता है ना एट द जंक्शन बिटवीन जंक्शन वेयर द 2 अपर जंक्शन पे, यार अच्छा से बन जाओ, जहाँ मिलते हैं ना उसको क्लैटोरिस बोलते हैं, समझो। ये क्या हो गया? मॉन्स पीबिस। नेचर ने इसमें क्या दे दिया है? मॉन्स पीबिस में दे दिया है क्या? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, तो मैकेनिकल डैमेज से बचा है, कुछ कारण है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है नहीं बोल पाए। कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। मेजोरा की बात करेंगे, या यहीं पर जो सोच लो, मेजोरा जो होता है होमोलोगस किससे होता है? स्क्रोटम से। यहीं पर लिख दो स्क्रोटम से, ताकि तुम्हें पता होते रहना चाहिए, सब चीज़ रिकॉल करते रहो। मेजोरा और मेजोरा क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, इसका काम है कवर, लैबिया मेजोरा कवर दी वाइजाइनल ओपनिंग, काम ये क्या? फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू और कवर करता है वाइजाइनल ओपनिंग का। फिर एक और आता है माइनोरा, लैबिया माइनोरा। यार जो बोल रहा हूँ उसको समझो, हर एक चीज़ को लिख नहीं सकते हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगता है यार, पता नहीं। ये पेयर्ड फोल्ड टिश्यू है, क्या है? पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। फिर ये ऊपर में जो दिखा ना तुम्हें, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल क्लैटोरिस, अपर जंक्शन ऑफ द प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन, कहाँ पे होता है? माइनोरा का, ये क्लैटोरिस। अब लाइंस जो बोला हूँ उसको मैच करा लो। मॉन्स पीबिस का 4, लैबिया मेजोरा का, पेयर्ड में डाल दो इसको, क्लैटोरिस में डाल दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, 3rd। तो यहाँ पर हो गया 165 का आंसर, 142 डायरेक्ट मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, एमंग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कंपनीज, कौन से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है? ये सब प्रेगनेंसी थोड़ा सा चांस ज़्यादा रहता है, रिस्क कहाँ होता है? क्वाइटस इंटरप्टस, ये जो हमारे सो कॉल्ड एक नेता थे जो बिहार विधानसभा में बोले थे, उनको अगर जो वर्ड ये लाइन बोल देते तो थोड़ा अच्छा होता, बट कुछ अलग तरीके में बोले थे। बोलना तो चाह रहे थे बेचारा ये, बट क्या करें, बोल दिए कुछ और, उनका छीछा लेदर हो गया। चलो, डायफ्राम हमें पता है फीमेल यूज करती है, कंडोम मेल अपना पेनिस पे यूज करते हैं, और वैसेक्टोमी तो पता होना, ये याद रख लो। वैसेक्टोमी बहुत लोग तो डिफरेंट, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सोच लेते हैं वहाँ से कैसे करें, बस ये करे गड़बड़ हो जाता है यार। तो याद रखना, फैलोपियन ट्यूब
फैलोपियन ट्यूब से है ट्यूबेक्टोमी और वहाँ से डिफरेंस है वैसे। चलो जोड़ने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम पढ़ाई को लिंक करके जोड़ना शुरू कर दोगे ना, मज़ा आने लगेगा, कभी दिक्कत होगा नहीं। अब देखो यहाँ पर डू नॉट कंसर्न विथ ओवल्यूशन। पिल्स वाले जो होते हैं ना, वो साला सब कोई मैक्सिमम जो ओवल्यूशन से रिलेटेड होता है, ओवल्यूशन में ही लोचा करता है, तो हम तो छोड़ देंगे इसको। 167 का मंथली ओरल पिल्स डू नॉट कंसर्न विथ ओवल्यूशन। अब देखो एक चीज़ और है, वीकली पिल्स, सब तो पिल्स ही आ गया। अब यहाँ पर आ रहा है ये, जब यहाँ पर ये आया तो अपन तो हैं थोड़ा सा खुराफात दिमाग लगाने वाला, क्योंकि ये कॉपर थी आईओडी से रिलेटेड आ रहा है। आईओडी को पूरा पढ़ डालो, आईओडीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसका काम क्या है? मैं अगर जो कोई बोले इंट्रायूटेराइन डिवाइस मेजर 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 काम क्या है तो बोलोगे प्रोमोट फागोसाइटोसिस। बट यहाँ पर इंट्रायूटेराइन डिवाइस 3 तरह के होते हैं। नॉन मेडिकेटेड, समझ जाएगा यार, इसका एग्जाम्पल लिप्स लूप। एक होता है क्या हार्मोनल, और एक होता है कॉपर आयोडीन, और एक होता है मेडिकेटेड मतलब हार्मोनल आयोडीन। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिप्स लूप। ये काम क्या करता है? फाइगोसाइटोसिस प्रमोट करता है। यार छोड़ो, तकलीफ आती है। हार्मोनल के देखो, कॉपर का, ये सॉरी कॉपर आयोडीन, कॉपर टी, ये याद रख लो यार, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं। मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, ये सब का काम क्या है? घुट घुट कर मार देना। बेचारा स्पर्म को घुट घुट कर मरना पड़ता है। पहले तो उसको मोटिलिटी सप्रेस कर देता है, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी। ऐसा अन्याय मत करो यार जो लोग करते हो। फिर दूसरा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, उसकी क्षमता को, वो बोलते हैं ना जब आप लायक हो और आपको उस तरह से इज्जत ना मिल रहा हो तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो बेचारा वही है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम करती है। कहने का मतलब है घुट घुट कर मरा है, मारा गया। हार्मोनल आयोडी देखो, हार्मोनल आयोडी थोड़ा ठीक है, ये अनसुटेबल बना देता है, बट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बनाता है। दूसरा सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है। ये याद रखो यार, घुट घुट कर मत मारा करो, बहुत तकलीफ होता है। चलो जो भी है, बोलने से थोड़ी कोई मानेगा। चलो देखो, एंटी हिस्टामिन भाई इन्फ्लामेशन से रिलेटेड है। इस पर मेडिकल कॉलेज में बुक्स पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारा कंटेंट पढ़ना होता है। हम लोग तो छोटे से बता देते हैं। तो एंटी हिस्टामिन गिव क्विक रिलीफ, तो इससे किससे रिलेटेड से है जो, चलो हाँ इसका आंसर तो नहीं दिया है। 167 का 4, 168 का 2। फिर ये अब आ जाओ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो कॉल्ड एनेम्नेस्टिक। तो ये सब जब भी वर्ड है ना समझा करो। एनेम्नेस्टिक मतलब क्या होता है? एनेम्नेस्टिक जो वर्ड दिया गया ना रिकॉल से रिलेटेड है। जो मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा जब भी पढ़ो ना तो रिकॉल वाला स्टडी पढ़ो। रिकॉल मतलब एक्टिव स्टडी होता है, सबसे बेस्ट स्टडी होता है वो। रिकॉल करके क्या करो तो इसमें मेमोरी बनती है। कहने मतलब एनेम्नेस्टिक का मतलब होता है रिकॉल करना, तो मेमोरी बनेगी। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो बोला है क्या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो कॉल्ड एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स ड्यू टू, किसके वजह से? तो डायरेक्ट बोलो, बॉडी जो है मेमोरी बना लेता है, इंटेंसिटी इसका हाई होता है। फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट है मैलिग्नेंट मलेरिया, सब कोई जानता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको देखो अच्छे से, इम्यूनिटी की बात कर रहे हो। 2 तरह का होता है, CMI और AMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर इसको ह्यूमरल भी बोल देता है यार, क्योंकि ह्यूमर में प्रेजेंट होता है ब्लड में। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ये सेल से रिलेटेड है। इसको कौन बनाता है? T सेल्स बनाते हैं। इसको कौन बनाता है? और इधर एंटीबॉडी को B सेल्स बनाते हैं। T सेल कौन कौन है? कौन? तो T किलर, T हेल्पर, T सप्रेसर, T मेमोरी। यहाँ पर गमदे GAMD, IgG, IgE, IgG, IgA, IgD, IgM, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब देखो तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा होता है? टी लिम्फोसाइट के द्वारा। अब डार्विनिज्म वाला सिचुएशन देखो, इसको भी हम जब ऐसी बेस्ट तरीका मैं बोल रहा हूँ ना यार, ऐसा रिवीजन कर लो तुम, 10 पेपर कर लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से टच हो जाएगा। 171 का मार दिया ना, ठीक। 171 का 2, 172 अब
देखो ये न्यू डार्विनिज्म का सिचुएशन है। न्यू डार्विनिज्म क्या हुआ? तो न्यू डार्विनिज्म का कुछ प्रिंसिपल्स थे जो थोड़ा लंबे में आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। न्यू डार्विनिज्म का बोले थ्योरी जो है पहला, अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू स्पीसीज के लिए, बट हम न्यू डार्विनिज्म का पूरा पढ़ लेते हैं। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्या है? लिमिटेड फूड एंड स्पेस। फूड एंड स्पेस की वजह से न्यू स्पीसीज बनते हैं। मतलब डार्विन, एक तो डार्विन साहब बोले थे कि स्पीसीज क्यों बनते हैं, तो फिर एक न्यू डार्विनिज्म कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने दिया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर तीसरा हो गया, चौथा हो जाता है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का भी पॉइंट है, याद रखना। पांचवा नेचुरल सिलेक्शन, छठा है आइसोलेशन। अब इसमें से हम देखें जेनेटिक वेरिएशन में ना, तो जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, पकड़ो बेटा मेन यही है, हाइब्रिडाइजेशन, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। कोई पूछे कि मेन कौन है तो ये डायरेक्ट दे दो ना, म्यूटेशन एज वेल एज नेचुरल सिलेक्शन। और यहाँ पर जो है देखो तो यही 2 पॉइंट, जैसे दोनों चीज़ सही है ना, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है, इसलिए हम उसको टिक मार दें। न्यू डार्विनिज्म का सिचुएशन था कि न्यू स्पीसीज बनते क्यों हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो न्यू डार्विनिज्म साहब ने बोला कि ये सब चीज़ की वजह से बनते हैं। तो 2 पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, पूरा मत याद रखो। डार्विनियन वेरिएशन क्या होता है? देखो 2 वेरिएशन होते हैं, एक डार्विनियन वेरिएशन और एक म्यूटेशन वाला सिचुएशन। तो डार्विन में साहब ने बोला था क्या, डार्विन के अनुसार से डार्विनियन वेरिएशन जो होता है स्मॉल होता है एंड 173 डायरेक्शनल होता है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से आ रहा है ना बेटा, तो ये रैंडम होगा कट से और डायरेक्शन लेस होगा। तो हमें क्या माना, ऑरिजिन स्मॉल डायरेक्शन। फिर ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्ट है, विजमैन ने क्या बोला, ये क्या बोला, ये क्या। तो विजमैन ने बोला था, ये नंबर में देख लेते हैं हम, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म दिया था। क्या दिया था? कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। इसमें चाहिए कि तुम ये भी टॉपिक पढ़ लो। बी हुगो डिब्रिस सबको ही जानता है, एकदम भर भर के म्यूटेशन, यूनिथ्रियल हमारे क्या नाम है। फिर ये अर्नस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया था, बायोजेनेटिक लॉ। फिर डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ने दिया था, लामार्क, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब इसको जब मिलाने लगेंगे तो इसमें 174 का जो आंसर आएगा 4 आएगा। राइबोसोम देखो, चीज़ें अच्छे से करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ ना, इतना मजा आएगा कि तुम सोच नहीं सकते। राइबोसोम को देखो, राइबोसोम तो सब सोच देता है ये 70S है, ये TS है, इसको बस इतना ही, बट ये मेन चीज़ देखता ही नहीं है, जो कि मॉड्यूल में दिया हुआ, नो डाउट। मैं मानता हूँ कि मॉड्यूल जो बनाने वाले HOD तो बहुत अच्छे सोच समझ के बनाते हैं, ताकि आज नहीं तो बेटा ये कल तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 70S 70S ये कैसे याद रखना है 70S 80S ना, इसका भी बहुत बेस्ट तरीका है, वो भी कभी मौका आएगा तो ज़रूर बताएंगे। तो RRNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है, तो RRNA 70S में जो है ना ज़्यादा होता, तो ये परसेंटेज मत याद रखना, तो यहाँ 50% मत याद रखना। और ATS में क्या होता है ज़्यादा, ये भी RRNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन ATS में क्या ज़्यादा होता है, यार थक जाता हूँ करता बैक जो है ना कट जाती है यार, वर्टिब्रल कॉलम एकदम खड़ा हूँ, सो मतलब स्ट्रेट हूँ बहुत देर से। 175 क्या हो, तो ये क्या है देखो, तो राइबोसोम किस से मिलकर बना है, RNA एज वेल एज प्रोटीन, तो मतलब क्या है ये न्यूक्लियो प्रोटीन। तो 175 का 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेक्रेटरी सेल, यस। लाइसोसोम, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन है, VGRL, मतलब वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। राइबोसोम सिंथेसाइज RNA, यार नहीं, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, गलत है, कट मारो। इन द गिवन बिलो इनकरेक्ट कौन है, लाइसोसोम, माइटो, हाँ एक और ऑप्शन छूट गया, देखो यार इसको जूम कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज एसोसिएटेड विद लाइट रिएक्शन, अरे यार जब लाइट रिएक्शन बात हो ना, और डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में कौन आता है, डार्क रिएक्शन में आता है क्या, स्ट्रोमा में होता है। इस क्विज में हम करवाए थे, भर के क्वेश्चन इस पर करवाए हुए हैं, स्ट्रोमा में होता है, फ्लूइड वाला पार्ट में, और ये यहाँ पर जो है
माइटोकॉन्ड्रिया काम आता है। लाइट रिएक्शन में कौन, यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं है, तो खत्म इसको। ये कहाँ कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन की बात करें तो ग्रेनम में होगा। लाइट रिएक्शन में क्या होता है भाई, H2O का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर से आप देख लो इस चीज़ को, कौन कौन इनकरेक्ट है। 176 का C एंड D, C भी इनकरेक्ट है, D भी इनकरेक्ट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, पता है यार, माइटोकॉन्ड्रियम थोड़ी होगा। यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, बच्चा 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 तक जानता है। प्रोकैरियोटिक सेल लैक द मेम्ब्रेन, बच्चा बच्चा तक जानता है, बच्चा बच्चा। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता काहे है, कंफ्यूज कराने के लिए इतना पूछ देता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस 1। हाँ देखो भाई मस्त है, जहाँ पे मस्त आए वहाँ पर एकदम आर एस भाई व्यस्त हो जाता है। मियोसिस 1 का जैसे मियोसिस 1 आए तो हमें, और ये लेप्टोटीन जाइगोटीन पूछ दिया तो खट से दिमाग में आया प्रोफेज 1 का। प्रोफेज 1 को पकड़ो। प्रोफेज 1 में जैसे हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रुको इसको, हम प्रोफेज 1 की बात करें तो यहाँ पर आता है LZ, बिहार क्या कहाँ है, एक पार्टी है LJP, तो हम इसको याद रखें LZPD। L मतलब लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, LJP है चिराग पासवान का। तो हम LZPDP, तो L मतलब L में क्या आता है, बुके स्टेज होता है। कौन कौन फॉर्म होता है उस चीज़ को हम बता जाते हैं, बुके स्टेज। Z में साइनेप्सिस फॉर्म होता है, क्या होता है, साइनेप्सिस। और एक चीज़ और, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जब बेटा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है तो एक चीज़ और करता है, उसी को बोलते हैं क्या, टेट्राड फॉर्म बन रहा होता है। फिर जब इतना हो गया तो अब आते हैं पैकेटिन पे। पैकेटिन के लिए भी वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर। फिर यहाँ क्या होता है, कायजमाटा फॉर्मेशन, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर होता है कायजमाटा फॉर्मेशन। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये टेट्राड यहाँ बना था, यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, क्लियरली विजिबल। बाकी तो LZPD डिप्लोटीन में है, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन हो जाएगा ऑफिस से। फिर यहाँ पर जो है कायजमाटा जो है यहाँ विजिबल हो जाएगा, लो पकड़ो, कायजमाटा जो यहाँ बन रहा था, कायजमाटा जो है क्लियरली विजिबल हो जाएगा। डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस में होगा टर्मिनलाइजेशन का कायजमाटा, मतलब पहले बना फिर दिखा फिर खत्म, टर्मिनलाइजेशन सुपड़ा साफ कायजमाटा। और एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं। अब यहाँ पर से तो बोल लो ना भाई, कौन क्वेश्चन रुकेगा इस पे, तुम बोलो दो। बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। भाई इतना बताने के बाद भी आंसर नहीं है तो क्या बोले अब तुमको, भाऊ थोड़ा सा तो पैकेटिन की बात है, क्लियरली विजिबल। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, यस। सेल साइकिल इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल, यस, तो बोथ आर करेक्ट। तो 180 का 4। इन सेल्स जो है DNA रेप्लिकेशन, तो सब चीज़ को यस में आता है। 82 का कांट बी होमोपोलिमर। देखो ये चीज़ समझो, हमें ये वर्ड आते ही NCERT का एक लाइन आया था, प्रोटीन इज हेट्रोपोलीमर, तो इस बेसिस पे तो तुरंत बन गया यार। बट हम चीज़ों को सोचो, थोड़ा सा सोचो। देखो ये प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन जब भी बनता है ना, प्रोटीन तो एक ही अमीनो एसिड से मिलकर नहीं बनता। मान लिया प्रोटीन का चेन है तो A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा, अलग अलग अमीनो एसिड रहेंगे। तो इसलिए देखो अब इस चीज़ को, ये भी बहुत थोड़ा सा क्या बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना हमें कि कौन एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन बेसिक अमीनो एसिड है, क्या नहीं है, नहीं हाँ नहीं है। देखो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड भाई ग्लाइसिन, इसको कौन नहीं जानता। जो भी अमीनो एसिड पढ़ा होगा, इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो, जाए जहाँ पढ़ा हो, जो भी सर पढ़ाए होंगे, नो डाउट एवरी सब फैकल्टी सही होते हैं, तो ग्लाइसिन बताए होंगे, तो हमें याद रखो अमीनो एसिड के लिए क्या है, ये COOH, फिर इधर NH2, तो एक H यहाँ भी है, ये रहा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, खट से यहाँ से निकाल लो, 1 से बन रहा है कहीं पे, भाई साहब लो डायरेक्ट बन गया 183 का। बट हम बोले ना, दिमागी कीड़ा थोड़ा सा मेरा मतलब
वो सोता ही नहीं है, तब तक तुम उसके सारे पॉइंट ना कवर कर लो। पहले हम देखते हैं एसिडिक का क्वेश्चन तो बन गया, बट पहले हम एसिडिक देखते हैं। देखो बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड जो है याद रख लेना, वो एसिड टर्म नाम ही आ जाता है। जैसे एसिड वाला याद रख लो, एसिड वाला ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। फिर उसके बाद आ जाए बेसिक अमीनो एसिड का, तो बोलो क्या हाल है बेटा, क्या हाल है? हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। तो यहाँ पर से अगर जो हम बात करें बेसिक थर्ड लाइसिन। फिर अब एरोमेटिक की बात करें, एरोमेटिक में हमें मतलब एरोमेटिक रिंग रहेगा, तो फिनाइलएलानिन, इस चीज़ को टायरोसिन और एक और है ट्रिप्टोफन। ऐसे फिनाइलएलानिन टायरोसिन ये लिखा था, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें आ रहा है, तो ट्रिप्टोफन भी याद रखना पड़ेगा ना भाऊ, ट्रिप्टोफन बस 10। हाँ ये देखो पकड़ो, देखो एक चीज़ मैं डिफरेंस बताता हूँ खुल के। तुम मेरे से पढ़ रहे होगे ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्लियर कट मार देते, यार ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे ये होगा, तुम्हें कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं रहेगा। फिर ये भी ना हुआ तो नेक्स्ट जो जुगाड़ पे आ जाता कि माइंड ट्रिगर करवा देगा, गलती तो नहीं कराएगा। जैसे कि होता है ना कि जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो यार ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, बी होगा कि सी होगा, डी होगा, यार कौन मारे लो, अच्छा ये मार देते। ये तुम्हें नहीं आएगा यार, ये तुम मेरे से अगर जो पढ़ लिए तो, जो भी मेरे से पढ़ा है उससे पूछ लेना। टेस्ट पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। आज क्वेश्चंस करवाए, कल आकर के टेस्ट पेपर में आया, जो पर्सनली पढ़ते हैं, ये नहीं कि यूट्यूब पे। याद रखो थोड़ा। चलो जो भी है 84 की बात करता हूँ। देखो एक होता है इल्यूशन, एक होता है स्पूलिंग। तुम्हें कम भी आता है ना, फिर भी मेरे से पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। ये इल्यूशन का काम है, जहाँ पे आ जाना कट फ्रॉम द एगरोज जेल। ऐसे तो स्पूलिंग स्टेप से याद है कि हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो वो प्रिसिपिटेट हो जाता है, और इल्यूशन में जो है एगरोज जेल से कट करते हैं, लेकिन दोनों जगह सेपरेशन नहीं हो रहा था। कन्फ्यूजन आती है यार इन सब चीज़ों में, तो याद रखना। कट उठाए ना, कट देखो ना, कट टी यहाँ भी आ रहा है, टी भी यहाँ भी आ रहा है। कट फ्रॉम एगरोज जेल, इतना बड़ा आ जाए ना, इल्यूशन दे दो। दोनों जगह ही सेपरेशन हो रहा है डीएनए का, लेकिन यहाँ पर आ दो एगरोज जेल से कट हो रहा है, और यहाँ पर जो है प्रिसिपिटेशन वर्ड आएगा, या फिर चिल्ड इथेनॉल आ जाए। इसका मतलब है बेटा समझ जाओ, स्पूलिंग बोल रहा है। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो इसका क्या है, कट फ्रॉम एगरोज जेल इल्यूशन 84 का 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए? भाई साहब और आई सिलेक्टेबल मार्कर तो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को देखता है। जब यहाँ आ जाए ना तो हम बता दें या फिर छोड़ दें, नहीं किसी दिन आएगा ना किसी पेपर में तो वो अच्छे से बताएंगे। सिलेक्टेबल मार्कर जो है ना, दो इतना भर में इतना कर लो, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, गैल, ये सब का किसी का क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। आरी। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, दोनों तरफ सेम। जैसे कटक, देखो यहाँ पे GAA TTC, GGG CCC, GGG CCC सेम। यहाँ देखो बेटा नहीं आ रहा कटक, इसको आंसर दे दो 186 का। रेस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स इन यार, बिना इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता है। आरी के बिना बस, आरी जो है ना बहुत ज़रूरी है यार लाइव में। भाव लाइगेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, सही है, दोनों के दोनों सही है। 187 का 4। देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसके बाद देखो इस चीज़ को समझो। फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो थोड़ी बनाया गया था भाई, रोजी तो काऊ थी ना, तो गलत हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ द, आर यूज फ्रॉम आइसोलेशन ऑफ 188 की बात करें, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर माइक्रोमोलिक्यूल। अरे यार नहीं, अदर माइक्रोमोलिक्यूल थोड़ी होता है वो, तो फिर हम यूज करेंगे प्रोटीज, आरएनएज, ये सब चीज़। वो तो आरी क्या करता है, कट करता है ना। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये भी देखो बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आते हैं इससे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग याद रखना, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट का सेपरेशन याद रखना। प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीमिंग का, प्यूरिफिकेशन। फिर तीसरा है फॉर्मुलेशन या एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। बस तो डाउन स्ट्रीम मोस्ट
इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ डीएनए। हाँ, बहुत ये स्टेप है। डिसाउंड पैथोजन वेक्टर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रांसफर। हाँ, कौन है? तो इस चीज़ को जब यहाँ आ गया ना, तो हम ये हमारे अंदर की कीड़ा जाग गया, फिर से याद बोलेंगे। टीआई प्लाज्मिड जो है, तो वो डिसाउंड पैथोजन का एग्जाम्पल है इसका, टीआई प्लाज्मिड। लेकिन हम देखो समझो, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड दोनों देखते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिव प्लाज्मिड। और तो इस चीज़ को जब यहाँ आए ना, तो हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे? कन्फ्यूजन होता होगा यार, इसको यूज कहाँ करेंगे, डीएनए ट्रांस कैसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये जीन ट्रांसफर जो है ना प्लांट में करता है, याद रख लो। टीरी, टीआर, टीआर है ना, टी और आर, देखो ना, टीआर, टीरी में प्लांट, तो प्लांट में जीन ट्रांसफर करता है ये। तो यहाँ पर ये क्या था यार, तो कौन क्वेश्चन 188 का कौन कौन स्टेटमेंट गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सी एंड डी इज करेक्ट। और पूछ क्या रहा है? मिस्टेक्स। चलो देखो, फिर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये वाला क्वेश्चन समझो 189 को। तो जीएमओ के लिए कौन करेक्ट है? तो हमें पता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, और हाँ एफिशिएंसी बढ़ाता है। जैसे हम लोग को भी अभी तो एफिशिएंसी बढ़ गया ना, कि जो फैकल्टी या फिर टीचर या गुरु 10 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट को पढ़ा पाते थे क्लास में, आज जो है 1,000 के सेमिनार 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार को पढ़ा सकते हैं एक बार में। क्या किए हम लोग? मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी में, तभी तो कर रहे हैं ना। सेम एनर्जी, वही खाना जो वाइफ दे करके भेजाती है, वही खाना खा करके आओ, और उतना ही में पूरा 10-10 हज़ार को तुम रेगुलेट कर सकते हो। कितने को? अब तुम्हें भी पता है ना क्या हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ। बट यही नहीं रहता ना, तो आज 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाते क्लास में। तो वही जब वो क्या होता है, अर्ली एग्जॉशन जो है ना, जो थकावट आती है ना शरीर में तुरंत में, वो नहीं आ पाती है। वही सेम टू सेम ये है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जो है ना तुरंत वो कम ही न्यूट्रिशन में अपना सब काम कर देता है, जिसके वजह से सॉइल में अर्ली एग्जॉशन नहीं होता। तो ये लाइन जो है सही है। बीटी टॉक्सिन वाला फिर वही कीड़ा आया, तो हम बीटी टॉक्सिन का पूरा पढ़ेंगे भाई, पूरा। देखो बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन जो होता है ये बीटी प्लांट होता, बीटी टॉक्सिन की बात करें तो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस है। इसमें रहता है क्या, एक जीन जिसको बोलते हैं क्राइजीन। क्राइजीन जो है ना, ये होस्ट स्पेसिफिक है। टर्म याद रख लो, होस्ट स्पेसिफिक, कहीं लिख दो यार। होस्ट स्पेसिफिक होता है। क्राइजीन से हम ये 3 तरह का होता है, क्राई 1AB, क्राई 1AB। जो मैट्रिक बोला हूँ ना उसको याद रखना, क्राई 1AB और आगे बढ़ा दो सी, मतलब सी मतलब हो गया कॉर्न बोरर। क्राई 1ABC यहाँ से जोड़ दो, क्राई 1ABC कॉर्न बोरर। ट्रिक है, नहीं तो भूलते रहोगे भाई। क्राई 2AB और क्राई 1AC, बाकी या उसके लिए क्या दे दो, बॉल बम के लिए। देखो अब इतना तो हो गया। एग्रोबैक्टीरियम कुछ क्रॉप भी है ना, ये तो कुछ क्रॉप के लिए बनाया गया था एग्रोबैक्टीरियम। क्रॉप जैसे बीटी क्रॉप को बोलते हैं इसको। सब चीज़ खत्म हो जाएगा इसमें। तो PBSC-RCT जैसे NCERT होता है ना, तो हम क्या लिखें, PBSC-RCT। तुम्हें अलग चैप्टर में मिलेगा, जरूरी नहीं इसी में मिले, मगर हाँ NCERT में दिया हुआ है। मतलब पोटैटो, ब्रिंजल, सोयाबीन, कॉटन, राइस, कॉर्न, टोमेटो। अब ये जो क्या करता है, ये जो है हार्म नहीं करता बैक्टीरिया का, जैसे बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस बैक्टीरिया। तो ये जो क्राइजीन जो है ना, ये खुद को हार्म नहीं करता, क्योंकि बेटा ये एक्टिव ही ऐसा जगह होता है जहाँ पे हार्म ही ना हो, तो ये हार्म नहीं करता। ये तो क्या करता है, सुनो जैसे ही समझो, जैसे ही बीटी। अभी इसको भी देखो, रुको, ये टॉक्सिन किसके लिए होता है, इस चीज़ को यहाँ भी देख लेते हैं। ये क्राई प्रोटीन जो है ना, ये क्राइजीन जो है क्राई प्रोटीन बनाया यार, वो हैबिट नहीं है ना, तो वो पेन वाला सिचुएशन गड़बड़ हो जाता है। ये क्या करता है, कुछ इंसेक्ट्स को ही मारता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, कौन कौन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को याद रख लो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना यार। LCD, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, याद रख लो, लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन और डिप्टेरा। याद रखो, L से लैब, आर्मी बॉर्न, बर्ड बॉर्न। यहाँ से कलर ब्लाइंडनेस, बीटल। यहाँ से DFM, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। इसे याद रखो, जो बोला हूँ उसको लिख लिया करो यार। अब देखो काम कैसे करता है, हमें पता है। प्रोटॉक्सिन होते हैं ना इसमें, ये इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव हुआ जैसे ही अल्कलाइन pH मिला भाई, एकदम टॉक्सिसिटी एक्टिव हो गया भाई। इसके मिड गट में जाता है,
मिडगट के सेल को छेद छेद कर करके ख़त्म कर देता है, लाइसिस करता है, पोर क्रिएट करता है, स्वेलिंग करता है। इंसेक्ट बेचारा तड़प तड़प कर मर जाती है। चलो इतना भाई, ये है हमारा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम देगा। तो हाँ, बैचलर थ्योरी हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम एग्रीबैक्टीरियम एंड एक्सप्रेस्ड इन कॉटन प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट। देखो बेटा, एक्सप्रेस्ड इन कॉटन नहीं है, इन प्लांट, कटल गलत हो गया यहाँ पर। टू प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, ये तो सही जा रहा है विदाउट, बट यहाँ पर गड़बड़ी हुआ, इसलिए ये भी गलत है। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी, अब देखो इस चीज़ को, इतना होने के बाद फिर 189 का जो ये बोला है क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल जो है ना, कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ द हाउ जीन्स, या जो भी कैसे जिन काम कर रहा है उसको हम इस तरह से उसमें इंजेक्ट करते हैं, उस तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज, अभी जो हुआ है वैक्सीन, ये सब बाबा रामदेव नहीं देखते होगे, बोलते रहते हैं ये हम क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग किए हैं इतने माइस पे, ये देखते होगे, न्यूज़ में भी बोलते रहते हैं। तो वही है, वो उसके किडनी लीवर को स्लाइस बना करके चेक करता है कि कौन कहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो उसी तरह से वैक्सीन है, जो वैक्सीन आज हम लोग कोविड का, हम तो नहीं लिए थे भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब हम सोचे थे, हमारा भी मकसद था कि पहले जो ज़रूरी है उसका मिलना चाहिए, जो लोअर सेक्शन का या फिर बूढ़े लोग हैं, हम लोग का तो अभी जवान है यार, कुछ से रीजन कुछ और था। चलो जो भी है, क्या बोल रहे थे यार, वैक्सीन सेफ्टी बिफोर आई यूज, तो ये लाइन सही है। तो पूछ क्या रहा था, देखो भटक जाते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन है, तो 189 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है बी, तो गलत ही होगा, एसिडी हो जाएगा। मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर, अभी हम बोल करके बढ़ाए थे, देखो ना ये लाइन बोल करके आगे बढ़ाए थे, इसीलिए बोलते हैं ना कि बेटा कोई भी पॉइंट पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ डालो। मेरा यही मकसद है कि तुम क्वेश्चन बनाओ तो यार घर आकर के कुछ करो, सो नहीं जाओ। मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स जो होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक। इलाइसा, फिर वही है, इलाइसा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी 191, ये सही है। पीसीआर नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट द एचआईवी, ये भी सही है, बट बोलो तो ये एड्स हो गया, इससे ऊपर क्या रीजन बन रहा है। हाँ, ऊपर से नीचे देख सकते थे एक बार, लेकिन ये नीचे से ऊपर नहीं है, तो बहुत असर्शन है। रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए ये जाएगा। जीईएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छे से याद रख लेना इस चीज़ को। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन, भाई इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रख लो, इस चीज़ को बार बार बोलते रहता है, इकानोडर्मेटा में नहीं होता है। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो होता है अबाउट हाइला राना ट्रेटा सिलिफस इज करेक्ट। यार सॉरी यार, मैं बोल रहा हूँ ना, वर्टिब्रल कॉलम मेरा जाम ले चुका है, मालूम है, बहुत देर से क्लास ले रहा हूँ, बहुत देर से एनालिसिस कर रहा हूँ यार। बोलो तो सामने वाला जो भी हो तुम्हारी होगी, ये सब सुनेगी, छोड़ो हटाओ। 194 है, कहाँ थे हम, 194 का दे आर पोइक्लोथम्स, नहीं एक्सेप्शन है इसमें। 12 पेयर्स कभी नहीं, सारे में नहीं होता। डाइकोंडाइलिक, ये वाला जो है सही है सबके। सेक्स सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सबके नहीं है। ये देखो फिर से आ गया। अब देखो इस चीज़ का सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन, तो सिंगल सर्कुलेशन की बात करें ना, फिश में होता है। 195 का डबल सर्कुलेशन की बात करें ना, क्रोकोडाइल तो होता ही है, फिर हम लोग जो है मैमल्स तो होते ही हैं, बर्ड्स में भी होते हैं। तो यहाँ पर से देख लो, ए का 3 और बी का 1 2 का 4, 1 2 4, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है क्या, यूरेटर। हाँ, ये यूरिनरी ब्लैडर आया यार, इस चीज़ को भी देखते हैं। देखो ये मान लिया मेरा यूरिनरी ब्लैडर है, देखो इसमें क्या होता है, यूरेटर ओपनिंग होगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये लीवर से? अरे नहीं यार, किडनी से आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, ये जान लगना, ये ऑब्लिक होता है यार, ऐसे होता है, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होता है। क्यों? ताकि बैक फ्लो ना हो, एकदम ऊपर नहीं बट ऑब्लिक होता है। तो ये क्या है, यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, लिख देते हैं यार, यूरेटर
यूरिनरी ब्लैडर, लग तो रहा एनर्जी डाउन जा रहा है, फिर भी नहीं, वही जो सभी भी बरकरार है। तो यूरेटर हो गया। लिम्बिक सिस्टम 197 में लिम्बिक सिस्टम जो है क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है यार। नोटिस, सॉरी, बैलेंसिंग से नहीं एसोसिएटेड होता। ये क्या है, तो एंगर, रेज को, मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, बिहेवियर वगैरह से रिलेटेड होता है, बट किससे एसोसिएटेड नहीं होता है, बैलेंसिंग एक्टिविटी। बैलेंसिंग का काम तो हमारा जो है ईयर करता है। तो हाँ, कोई सब लोग हाँ ये सुने होंगे, ईयर का काम क्या है, सुनना नहीं बेटा, ईयर का काम बैलेंसिंग है, एज वेल एज हियरिंग। फिर देखो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये वाला अगर जो रहता है ना, लीवर में पढ़ने को होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, भाई साहब इस पर तबाही ला देते हैं, इतना अच्छे से इसको देखते हैं। हमें जब पढ़ते थे ना तो हमें रटवाया गया था, बट फिर मैं बोल रहा हूँ ना कि जो बोलता है ना सताए गए हैं, तो वैसा ही सिचुएशन है यार, सताए गए हैं हम। अब सताए गए तो क्या होगा, वो तुम जब फटोगे ना तो ऐसा ऐसा जुगाड़ ढूंढ लोगे, उसका नहीं, ऐसे सबको पता होता है। ग्लूको नियो मतलब नया तरीका, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ये ग्लाइको भी होता है, तो ग्लाइकोजन से रिलेटेड है। ग्लाइको याद रखना, इस चीज़ को यहीं पर लिख देता हूँ। ग्लाइकोनियोजेनेसिस आ जाता है, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाई यहाँ ग्लूको यू है यहाँ, तो ग्लूकोज हो जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से रखना। हम कंफ्यूज होते थे यार, हम ग्लाइको ग्लूको में कंफ्यूज होते थे, सच बोल रहे हैं, नर्चर की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कौन बढ़ाता है, तो हमें पता है ग्लूकागॉन होता है, ग्रोथ हार्मोन भी होता है, कॉर्टिसोल होता है। स्पर्म आर टेम्पोरली स्टोर्ड एंड मैच्योर्ड इन 199 का, तो इसको तो सबको ही अच्छे से जानते हैं। एपिडाइमिस 200 का अस्थमा, अस्थमा नहीं बोला जाता उसको, एजमा अब क्या बोलोगे हम लोग, अस्थमा ही बोलता, अस्थमा। चलो हाँ, एजमा होता है वैसे, अगर जो कोई पूछे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो एस्थमा पेशेंट्स जो होता है नेवर एक्सपोज टू डस्ट, एलर्जी काउज होता है उससे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एलर्जी काउज हो रहा है तो मर जाएगा वे, वो एनाफाइलेक्टिक शॉक में मरने का डर रहता है। तो क्या होता है यहाँ, जो उसको भी अस्थमा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्मूथ मसल्स है ना, मसल का स्पाज्म होगा। स्पाज्म मतलब चीज़ें समझो, डायरेक्ट बंद हो जाना, मतलब कि जैसे हाँ मुट्ठी जो है ना बंद कर लो, तो यही होता है स्पाज्म। तो क्या बोल रहे थे, ये तो सही है, एसर्शन इज ट्रू, बट रीजन नहीं ट्रू है यार, क्योंकि वो मर नहीं सकता। डेथ अस्थमा से आज तक, ये ठीक है स्पाज्म की वजह से डेथ होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से डेथ हुआ, वो एनाफाइलेक्टिक शॉक से रिलेटेड होता है, वो डेथ काउज भी करता है। तो यहाँ पर जो है एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब एनर्जी डाउन जाने लगा, देख रहे हो जमाई आ रहा, कोई नहीं, अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा, अरे सॉरी एलन वर्ड दिख गया था, कॉपीराइट देता है, डरना पड़ता है, क्या बोले। तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर एंड कर रहे हैं, और सबको सजेस्ट करो, मैं सबको बोलूँगा, देखो यार अपन बहुत एनर्जी लगाते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा, इतना एनर्जी झोंक देते हैं ना आप लोग में, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, कभी पास में आना। अगर जो हमारे पास टाइम रहता ना, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, फिजिक्स को ऐसे रिवाइज कराते कोई सोची ना होगी। और जो भी चैप्टर करवाया था देख लो ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे ना 3 घंटे 4 घंटे में, देख लो, प्रूफ सबके सामने है। तो यहाँ पर एंड करते हैं, और हमारा वही बात नमस्ते से शुरू करते हैं, और जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। तबाही लाते रहो भाई, तभी कुछ कर सकते हो। मैं अभी बता देता हूँ, फिजिक्स का भी कल ला दूंगा, ठीक है, सोच रहा हूँ तो दोनों को एक ही बार शेड्यूल कर दूँ, बट देखो क्या होता है। नेक्स्ट डे फिजिक्स भी रहेगा, फिजिक्स भी बन चुका है, फिजिक्स से पहले ही बना दिया हूँ मैं, ख़त्म कर दिया था, इसीलिए जूलॉजी और बॉटनी लिए थे। और केमिस्ट्री में प्लीज़ यार मुझे ऑर्गेनिक मत पूछना कभी, इनऑर्गेनिक तो यूँ ही साफ़ करते हैं, साफ़ जो होता है ना जिसको बोलते हैं साफ़ करना, ऑर्गेनिक आता ही नहीं, पता नहीं क्यों, कभी कोशिश। ये हमारा चेयर है जो कच 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 करते रहता है। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और हार मत मानना यार, किसी चीज़ में हार मत मानना। अबे लगे रहो ना कहीं तो किनारा लग ही जाओगे। अगर जो तुम नदी में डूब बह गए हो, हाथ पैर नहीं चलाओगे, ये श्योर है, 100% ये श्योर है कि तुम मरोगे। लेकिन हाथ पैर चलाते रहोगे तो ये चांस तो बनता है ना कि कहीं ना कहीं किनारा लग जाओगे। बस इसी उम्मीद से आगे लगे रहना।